एक तो वह बड़ा बदसूरत था। किसी ज़माने में उसका रंग गोरा ज़रूर रहा होगा, मगर अब तो पुराने तांबे का सा था और मोटी नाक पर मुसलसल शराब नोशी से नीली वरीदों का जाल जैसे फैला था। और सुधा को अपने नए मैनेजर की नाक देखकर हमेशा गुमान होता था कि ये नाक नहीं, एक इंजीर है जो अभी बातें करते करते उसके सामने फट जाएगा। उसके गाल जबड़ों पर लटक गए थे, आंखों के नीचे स्याह गड्ढे पड़ गए थे, सर के बाल उड़ गए थे और जब वह बात करता था तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मेंढक किसी काई भरे तालाब के अंदर से बोल रहा हो। अजीब सी घिन आती थी सुधा को उससे, लेकिन मुसीबत यह थी कि अब दफ्तर में इतने साल से काम करते करते वह हेड स्टेनो बन चुकी थी और उसे दिन भर मैनेजर के कमरे में रहना पड़ता था और इससे उसे इंतहाई कोफ्त होती थी। लेकिन इससे ज़्यादा कोफ्त उसे इस बात यह सोचकर होती थी कि उसने इस बदसूरत इंसान को इससे पहले भी कहीं देखा है, जैसे यह सूरत जानी पहचानी हो, मगर कहाँ जहन और हाफिज़े पर जोर देने से भी उसको याद ना आती थी। देखा होगा इस मरघल्ले को कनॉट प्लेस के चक्कर काटते हुए कहीं, सुधा अपने आप को समझाते हुए कहती। मगर फिर कभी वही मैनेजर किसी फाइल को खुद उठाकर सुधा की मेज़ पर रखते हुए अपने हाथों से ऐसी जुम्बिश करता कि सुधा का जहन बेचैन हो जाता और वह सोचने लगती, कौन था वह, किससे इसकी यह हरकत मिलती है, क्या मेरे मरहूम बाप से, मेरे किसी भाई से, जैसे ये हरकत मुझे कुछ याद दिलाती हो। मगर क्या, गौर करने पर भी वह किसी नतीजे पर पहुंच न सकती थी और फिर अपना काम करने लगती। मगर दिन भर उसके दिल में एक खलिश सी होती रहती। पहली तारीख को जब तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घरों को चले गए तो नए मैनेजर ने सुधा को किसी काम से रोक लिया और उसे अपनी मेज़ के सामने कुर्सी पर बिठा लिया। फिर उसने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से एक गिलास निकाला और विस्की की बोतल और सोडा और पहला पैग वो गटागट चढ़ा गया। सुधा उसे हैरत से देखने लगी और गुस्से से उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने निहायत नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया और बोला, आज जब तुम्हारी तरक्की की फ़ाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि इस दफ्तर में सबसे पुरानी मुलाजिम तुम हो। यह बड़ी खुशी की बात है। सुधा चुप रही। तुम्हारा नाम सुधा है ना? मैनेजर बड़ी बेचैनी से बोला। सुधा बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, क्या ये मेरा नाम भी नहीं जानता? आखिर इससे हुआ क्या है? मेरा मतलब है, मैनेजर दूसरे पैक का एक घूंट लेकर बोला, तुम वही सुधा हो ना जिसके बाप का नाम जीवन राम है? सुधा बड़ी तुषरोई से बोली, हाँ, मेरे बाप का नाम भी फाइल में लिखा गया है, फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत क्या है? वह तकरीबन उठते उठते बोली। बैठो बैठो, मैनेजर ने फिर उसकी मिन्नत करते हुए कहा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? वह उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा। नहीं, वह गुस्से से बोली। तुम अपने बाप के साथ मोहल्ला जिंदा में रहती थी ना? हाँ, मैं एक रोज़ तुम्हारे घर आया था, तुम्हें देखा भी था, तुमसे बातें भी की थी। बूढ़े मैनेजर ने सुधा से कहा। अब तुम एक खूबसूरत औरत बन चुकी हो, मगर जब तुम ऐसी न थी, जब तुम एक मामूली सी लड़की थी और मैंने तुम्हें देखा था और तुमसे बातें भी की थी। कब? सुधा बेचैनी से बोली। बूढ़ा मैनेजर देर तक सुधा को देखता रहा। आखिर आहिस्ते से बोला, मैं मोती हूँ। सुधा सन्नाटे में आ गई। मैं बड़ा बदनसीब था जो तुमसे शादी न की। मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख न सका, समझ न सका। इन चंद लम्हों में कोई क्या जान सकता है, क्योंकि एक सूरत जिल्द के अंदर भी तो पोशीदा रहती है। मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची,
जो बीवी मुझे मिली वह दौलत भी लाई थी और सफ़ेद चमड़ी भी, और इसके साथ एक मगरूर बदमिजाज जालिम और बेवफा तबीयत भी लाई थी। चंद सालों ही में मेरे 5 बच्चे हो गए। उनमें से कितने मेरे थे मैं कह नहीं सकता, मगर लोग तरह तरह की बातें बनाते थे और मैं सुनता था और पीता था और दूसरी औरतों के पास जाता था। फिर जहर, बीमारी का और शराब का और नाकामी का और बेमहरी का मेरा रग रग में फैल गया और मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वह मर चुकी है, इसलिए मैं उसे कुछ न कहूँगा, और उसे कहूँ भी क्या, कसूर तो मेरा है, मेरी इन आँखों का जो तुम्हें पहचान न सकी। मेरी आँखों ने एक हीरा देखा और पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या तुम मुझे किसी तरह माफ़ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मुझे तो मोहब्बत भी नहीं मिली जिसके लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा। वह कहे जा रहा था और वह फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी और उसका जी चाहता था कि वो उससे कहे कि अब आए हो तुम, बूढ़े, बदसूरत और गंजे होकर, खौफनाक बीमारियों का शिकार, अब तुम मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हो। मगर मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें दे दी और तुम्हें मालूम तक ना हुआ कि मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे तसव्वुर में खो दी थी और ज़िंदगी की हर बहार तुम्हारे ख़याल में गंवा दी और शबाब की हर मचलती हुई आरजू तुम्हारी एक निगाह के लिए लुटा दी। ज़िंदगी भर में सड़कों पर अकेली चलती रही तुम्हारे साये के साथ, अंधेरे पार्कों में बैठी रही तुम्हारे तसव्वुर के साथ। मैंने खुद अपने हाथ से खर्च करके तुमसे साड़ियों के तोहफे लिए, तुम्हारे जेवर पहना, अपनी मेहनत का खून करके सिनेमा देखा और अपने साथ की सीट खाली रखकर। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई और मेरी कोख के बच्चे मुझे दूर ही दूर से बुलाते रहे और मैं किसी के पास न गई। तुम्हारे ख्याल को हिर्ज़ेजाम बनाए हुए अपने कंवारेपन के 40 साल आँखें, कान और होंठ सब बंद करके तुम्हारी आरज़ू में बिता दिए थे। मैं कितनी खुश थी, कितनी मगन थी। मैंने तो तुमसे कभी कुछ न मांगा, न शादी का फेरा, न सुहाग की रात, न बच्चे का तबस्सुम, बस सिर्फ एक तसव्वुर, एक झलक, एक अक्सर ख्याल ही तुमसे मुस्तार लिया था और तुम आज उसे भी जहन्नुम की चिता में जलाने के लिए मेरे शहर में चले आए हो। मगर सुधा मोती से कुछ न कह सकी। वह मेज पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी और जब मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो गुस्से से झुंझला गई और उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर चली गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोती उसे बुलाता ही रहा। वह भागकर सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था, मगर फिर भी बिजली की बत्तियों की इतनी रोशनी थी कि लोग उसके आंसू देख लेते, मगर उसने किसी की परवाह न की और वह रोते हुए आगे बढ़ गई। आसिफ अली पार्क के करीब पहुंचकर वह ठिठकी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि पार्क के अंदर जाकर किसी पेड़ के तने से सर टेक कर बैठ जाए, मगर फिर उसने सोचा, बेसूद है, सब बेसूद है। मेरे ख्यालों का शहजादा अब वहाँ ना आएगा, अब वह कभी मेरे पास ना आएगा। जब वो यह सोच रही थी तो उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला और सुहाग बिंदिया खुरच ली और पार्क की रेलिंग पर अपनी सारी चूड़ियाँ तोड़ डाली, इस यकीन के साथ कि अब वह सारी उम्र के लिए बेवा हो चुकी है।